नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको कोरोना वायरस की ताज़ा खबरें बताते हैं और कोरोना वायरस से निपटने के भी तरीके बताते हैं। हमारे साथ टॉप एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। अभी चिंता लोगों की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब कहा गया है कि भारत में तीसरी लहर भी आ सकती है और ये खुद प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा है। उन्होंने आगाह किया है कि तीसरी लहर का आना तय है। हालात कितने इसमें खराब होंगे ये अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरी वेव इतनी भयावह होगी, इसका अंदेशा उन्हें नहीं था। ऐसे में अब वो ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी ये उनके लिए कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर हम इस बार की वेव को भी देखें तो जो मौजूदा वेव है उसमें कुछ खास वेरिएंट सामने आए। हालांकि इस वक्त जो टीके हैं वो इन मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ कारगर हैं, लेकिन इतना भी तय है कि भारत और दुनिया में आगे जाके कई नए वेरिएंट पैदा हो सकते हैं। ये सारी बातें कही गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजीत देसाई जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के, और साथ में डॉक्टर एन.के. गांगुली जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर गांगुली, तीसरी वेव की बात जब से कही गई है सबकी चिंता बढ़ गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि तीसरी वेव आ रही है, इसके लिए कंसोलिडेटेड प्लान बनाना जरूरी है, एक इफेक्टिव अच्छा प्लान बनाना जरूरी है। ऐसे में क्या अभी की स्थिति को देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी ये वेव होगी और किस तरह की प्लानिंग की जरूरत है? दुनिया के उदाहरण दे रहा हूं, उससे हमको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कुछ देश हैं जैसे साउथ अफ्रीका, ताइवान, सिंगापुर, UAE, बहरीन वगैरह वगैरह, इवन चाइना नाउ एंड जापान, इन लोगों में कोई दूसरी तीसरी वेव नहीं आई। इन लोगों ने डायग्नोस्टिक्स बहुत बढ़ाया, कंट्रैक्ट ट्रेसिंग की, अप्रोप्रिएट लॉकडाउन के साथ कई लोगों को लॉकडाउन भी ठीक से नहीं लगाना पड़ा, इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। अब जो कुछ देश हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूरोपियन यूनियन और UK, इन लोगों के यहाँ 3 वेव्स आई थी क्योंकि इनके यहाँ पर पहले जो आया वेव वो चाइना के स्ट्रेन को आने से, वो चाहे यूरोप के जरिए आया हो या चाइना से आया हो, वो वेव आया था। तो इन्होंने लॉकडाउन किया था तो घटा था, लेकिन बीच में लोगों ने स्टेट्स ने खोल दिया, लापरवाही करने लगे, मास्क नहीं पहना, तो इनका सेकेंड वेव आया। तो लेकिन थर्ड वेव जो इनका आया था वो म्यूटेंट्स के लिए आया था। UK म्यूटेंट ने सारे यूरोप में कहर फैलाया, यूनाइटेड स्टेट्स में कहर फैलाया। तो उस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ने इसको कंट्रोल किया विद लिमिटेड लॉकडाउन्स इन एरियाज वेयर वेयर हाई स्प्रेडिंग एरियाज और वैक्सीनेशन से। अब वैक्सीनेशन से 12 देशों ने इसे कंट्रोल कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स में मिशिगन के अलावा यूरोपियन यूनियन पूरा, सर्बिया, चिली, हंगरी, यूनाइटेड इजराइल, फिर बहरीन, मैं गिनाता जा सकता हूँ, इन लोगों ने सबने वैक्सीनेशन ये जब पहुँच गए 30 से 40-50% एटलीस्ट सिंगल डोज से जब ये पहुंच गए, इन लोगों ने अब सारा ठीक कर लिया। अब इन्होंने अलाउ कर दिया एक्टिविटीज, इवन एक दूसरे के शहरों में जाना अलाउ कर दिया। इंडिया में ये चीज जो हुई है ये एक अजीब सी चीज हुई है। इंडिया में पहला आया हमारे वुहान से आया, UK से आया और यूनाइटेड से, तीनों जगह से हमारे यहाँ स्ट्रेन्स आए और 4 क्लेट्स हमारे यहाँ घूमने लगे। उस वक्त हमारा पहला वेव आया, हमारा बड़ा सख्त लॉकडाउन हुआ था और नीचे उतर गया था। उसके बाद जब खुला तब हमारे गरीब तबके के लोग जो कि इसको नहीं कर सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग वगैरह, तो उन लोगों के जरिए ये फिर फैलने लगा। लेकिन जो सबसे मुश्किल हुआ कि ये जो म्यूटेंट्स आए, इन म्यूटेंट्स ने रियली इसके ऊपर, जबकि सब ढिलाई हो गई थी, म्यूटेंट्स ने कहर किया। तो मेरे ख्याल से ये हमारा, इसको आप चाहे तीसरा वेव बोल दे, जो भी वेव बोल दे, ये अमेरिका वगैरह का जो भी वेव हुआ था ये उसी के समान वेव है जो यूरोप में, अमेरिका में हुआ था। और इसको लिमिटेड लॉकडाउन और वैक्सीन से ही दबाया जा सकता है। ठीक है। सो वैक्सीन अगर
डॉक्टर गांगुली, तो हमारे पास आपका कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने उदाहरण है तो हम सीख भी ले सकते हैं दूसरे की गलतियों से भी और दूसरे के कदमों से भी, ये समझ में आता है। डॉक्टर देसाई, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि डॉक्टर गांगुली कह रहे हैं कि म्यूटेंट्स, वेरिएंट्स ये चिंता बढ़ा रहे थे सभी देशों में सेकेंड वेव में, अब तीसरी वेव आएगी, हमारे जो तीसरी वेव के साथ हो सकता है कि नए वेरिएंट आ जाए, नए म्यूटेंट आ जाए, क्योंकि वो तो वायरस को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में क्या फॉरवर्ड प्लानिंग की जा सकती है, क्योंकि हमें क्या पता कि म्यूटेंट किस तरह से आएगा, क्या म्यूटेशन होगी या क्या वेरिएंट बनेगा? जी बिल्कुल, ऐसा है कि अभी हमारे पास अभी सेकेंड वेव आ गई है और वो आ गई है म्यूटेंट की वजह से। जो म्यूटेंट इतना है खराब कि हाईली इन्फेक्शियस है और ये जो है सबको इन्फेक्ट किया है मोर देन 5 टाइम्स। और अगर देखेंगे death rate comparative to the first wave was not so much, but the number of people affected इतनी ज्यादा है कि डेथ्स बहुत ज्यादा हो गई है। अभी ये जो म्यूटेंट है, ये हमको मालूम है कि ये वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेंट में होता है और हम मालूम हो रहा है कि अभी और अनदर 6 months टाइम में एक थर्ड वेव आने की संभावना है। और अगर उसे प्रिवेंट करना है तो अपने को जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं, मास्क, और ये तो अभी ऐसा है कि ये जो अभी म्यूटेंट्स है दे आर एयरबोर्न, दे आर नॉट विथ कॉन्टैक्ट्स और विथ ड्रॉपलेट्स, तो इसके लिए डबल मास्किंग की इम्पोर्टेंट है और फिर सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन, ये करना जरूरी है। और लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट इज टू सी दैट most of the people are vaccinated, क्योंकि जिन्हों को अभी कोविड का इन्फेक्शन हो गया और एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन हो गया, बाय द टाइम ऑफ अबाउट 6 months उनकी इम्यूनिटी निकल जाएगी और दैट इज द टाइम व्हेन द थर्ड वेव इज लाइकली टू स्ट्राइक। ना हाउ कितना खराब वो होएगा वो हम तो बता नहीं सकते, वो वेरिएंट के हिसाब से होएगा कि कितनी खराब होएगा या कम होएगा। जी बिल्कुल, लेकिन तैयारी हम उसकी कर सकते हैं, ये जरूर है। एक चीज और जो इसमें हम बताना चाहेंगे वो ये कि तीसरी वेव जो है उससे बच्चों को खतरा ज्यादा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये कहा है कि अगर ऐसा है तो हमें पहले से ही बच्चों के लिए कोई इंतजाम करने होंगे। तो क्या बच्चों को पहली 2 वेव जो रही हैं वो क्या कम खतरनाक रही, तीसरी वेव ज्यादा खतरनाक हो सकती है? दूसरी वेव में वायरस अगर बदला, उसने युवाओं और बच्चों को शिकार बनाए, तो तीसरी वेव क्या करेगी? साथ में इनके लिए वैक्सीन नहीं है, इसलिए इनके लिए खतरा भी बढ़ जाता है। चाहे दिल्ली के अस्पताल हो या मुंबई के अस्पताल हो, इसमें देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे, यहां तक कि 3 महीने का एक बच्चा आईसीयू में पहुंच गया था दिल्ली में, और मुंबई में भी अब कोशिश की जा रही कि बच्चों के लिए तैयारियां की जाए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देसाई, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि मुंबई में खासतौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, बच्चों के लिए स्पेशल पीडियाट्रिक वार्ड्स बनाए जाने लगे हैं, लेकिन बच्चों का खतरा तीसरी वेव को लेकर क्यों जताया जा रहा है और क्या कर सकते हैं माँ बाप अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए? देखो, एक तो पॉइंट ये है कि ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन अभी सेकेंड फेज में आया है, आप लोगों को मालूम है इट इज इन्फेक्टिंग द यंगर केडर 30 से लेके 50 तक एंड इंक्लूडिंग द एल्डरली पीपल। बट ये जो थर्ड वेव आने की संभावना है वो हमें मालूम नहीं है किस टाइप का म्यूटेंट होएगा, लेकिन जो ट्रेंड बता रहे हैं, फर्स्ट कोविड इन्फेक्शन, ये म्यूटेंट कोविड इन्फेक्शन, ये सेकेंड कोविड होएगा, तो उसका हमें मालूम नहीं है। बट पॉसिबिलिटी है कि यंगर केडर में ये इन्फेक्शन होएगी, सो यंगर पीपल विल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड द बेस्ट वे टू टेक केयर is to follow the protocols as I said, by using the mask, social distancing and sanitization। और दूसरा, ये सोशल गैदरिंग जो है ये तो बंद रखने चाहिए टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। दूसरी बात ये है वैक्सीनेशन। अभी यू नो दैट फाइजर इज कमिंग आउट विथ अ वैक्सीन विच विल बी गुड इनफ फॉर पीपल अबाउट द एज ऑफ 12 years। सो अभी ऐसा भी है कि प्रेग्नेंट वुमन और बच्चों लोगों को भी वैक्सीन आने की संभावना है अप टू 12 years। दूसरी बात, महाराष्ट्र में हमने ऑलरेडी वी हैव टेकन स्टेप्स कि बाबा बच्चों लोगों के अगर हो जाए तो सेपरेट पीडियाट्रिक कोविड सेंटर्स हमने इरेक्ट किए हैं,
जी। So we are ready to face this situation if it comes to. चलिए ये अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर गांगुली, फाइजर कहता है कि 12 से 16 साल के बच्चों के बीच में उनकी वैक्सीन कारगर है। दूसरे देशों में वैक्सीन 16 के ऊपर कराई जा रही है, हमारे यहाँ 18 से ऊपर। क्या इसमें नॉर्म में चेंज की जरूरत आ गई है? क्योंकि टीनेजर्स जो एक सेगमेंट है उनका खतरा बहुत बढ़ रहा है। एक्चुअली 12 से 15 वाली जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीन 100% कारगर है फाइजर की। बिल्कुल 100%। सो इसलिए वो एक बहुत बड़ा होप है। और जो एपिडेमियोलॉजी होती है, पहले जो एडल्ट लोग जो बाहर जा रहे थे उन लोगों को हो रहा था, अब एपिडेमियोलॉजिकल तरीके से और इन म्यूटेंट की तरीके से दुनिया भर में बच्चों को हो रहा है और यंग लोगों को हो रहा है, और थोड़ा सा भयानक भी हो रहा है, इसमें मौतें भी हो रही है ज्यादा। इसलिए इनके लिए वैक्सीन जरूरी है। और अभी प्रेग्नेंट वुमेन वाला भी पूरा हो गया है ट्रायल बाहर, बट हमारे वैक्सीन में नहीं हुआ। उसमें ये दिखाया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप दे दें, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन में ब्रेस्ट में लंप होता है, बट वो लंप टेम्पररी होता है, वो चला जाता है, वो इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स के लिए होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आगे के लिए कारगर होंगी। बट एक और चीज़ जो हुई है, जो कि बहुत अच्छी हुई है, फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, जॉनसन ने जो वेरिएंट्स हैं उनके भी वर्जन्स बना लिए हैं। पर्टिकुलरली फाइजर और मॉडर्ना ने, उन्होंने एक थर्ड बूस्टर का भी ट्रायल स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो अगले सीजन में हम एक थर्ड बूस्टर दे सकते हैं। उन्होंने एक कंबाइंड वैक्सीन का भी ट्रायल करना शुरू कर दिया है कि तीनों म्यूटेंट्स जो मेजर म्यूटेंट्स वर्ल्ड के हैं उन्हें मिला के, उनमें इंडियन म्यूटेंट्स अभी शामिल नहीं हैं, वो भी दुनिया भर में फैल गए। इवन अफ्रीका में नाइजीरिया और केनिया में उगांडा और केनिया में फैल गए हैं। तो हमारे यहाँ पर जिनोवा जो है, पुणे में जो है, वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बना रही है। उनके सीईओ ने हमें बतलाया था कि उन्होंने भी सारे जो इंडिया के म्यूटेंट के वर्जन्स हैं और यूके के वर्जन्स हैं उनके उन्होंने बना लिए हुए हैं। तो हमारे पास चिंता की चीज़ नहीं, चिंता की चीज़ ये है कि अभी हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन नहीं है। अगले 2-3 महीने तक हमारे यहाँ सफिशिएंट वैक्सीन है नहीं। और वैक्सीन जो बाकी चीज़ें हैं, मास्किंग वर्क तो करनी पड़ेगी, वैक्सीन लेंगे तब भी करनी पड़ेगी। बट दुनिया ने इस जंग को सिर्फ वैक्सीनेशन से जीता है। तो हमें किसी भी तरीके से अपने 50 से 60% पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना पड़ेगा। इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी पड़ेगी, जैसे अभी स्पुतनिक वैक्सीन हमने निर्यात करना शुरू कर दिया, वो हमें मिलना शुरू कर दिया। जॉनसन वैक्सीन अभी पड़ी हुई है, यूएसए में पड़ी हुई है, दूसरी जगहों में पड़ी हुई है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यूएसए ने यूज़ नहीं किया। हमें चाहिए है कि हम किसी भी तरीके से इनको लाएं। टाटा जो कंपनी है, हमने सुना है कि मॉडर्ना के साथ वो नेगोशिएट कर रही है कि यहाँ बनाएं, और बाइडेन वगैरह ने अभी एक इजाज़त दी है कि आप जो कोशिश करेंगे कि पेटेंट उतना ना लागू हो। तो हो सकता है कि ये मॉडर्ना वैक्सीन भी आ जाए। तो अब जब गवर्नमेंट ने कई चीज़ें की हैं, अब जब हम लोग थोड़ा सा, अभी तो इतना भयानक अवस्था है कि लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने में हो सकता है हमारे पास ढेर सारे वैक्सीन आ जाए। और वैक्सीन को हमको अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी वाइज लोगों को देनी पड़ेगी, जैसे अभी हम हैं। जी, डॉक्टर गांगुली और डॉक्टर देसाई, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार होगी, क्योंकि वैक्सीन की कमी इस वक्त बहुत है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर शिखा शर्मा जुड़ रही हैं, जो कि डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो कोरोना से जुड़े, डाइट से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगी। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा जुड़ गई हैं, जो कि डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर शर्मा, सवाल सुन लेते हैं। जो पहला सवाल है वो हमें आर.एन. चौधरी साहब ने भेजा है, सुन लीजिए। मेरा नाम आर.एन. चौधरी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इम्यूनिटी बचाने के लिए इतनी गर्मी के मौसम में क्या खाना चाहिए जो कि शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाए। धन्यवाद। डॉक्टर।
देखिए अभी इम्यूनिटी की जिस तरीके से बात हो रही है कोविड को लेके, क्योंकि आज बात ये नहीं रह गई है कि इम्यूनिटी बढ़ाए ताकि कोविड ना होए। अब ये है कि अगर कोविड होगा तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम कोविड से अच्छी तरीके से निकल जाए। और जैसे हम समझ पा रहे हैं कि ये गर्मी का मौसम है और लोग काढ़े पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, तो काढ़ा बिल्कुल आप ले सकते हैं, बट वो 1 से 2 बारी लिया जाएगा और वो भी उसकी क्वांटिटी जो है वो आपकी छोटी उंगली के बराबर होनी चाहिए। बढ़ के स्टील के ग्लास बिल्कुल नहीं लेने हैं। उसके अलावा विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, जिसके अंदर आपको रोज एक कच्चा आंवला खाना बहुत जरूरी है। विटामिन सी के आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जैसे तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, कीवी आपको रोज 1 से 2 खानी है। तो इस तरीके से आप अपना इम्यूनिटी पे काम कर पाएंगे और आपकी शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। और उसके अलावा जो लोग कोविड पेशेंट है और वो स्टेरॉइड पे है और अगर वो ज्यादा काढ़ा ले रहे हैं, ज्यादा स्टीम ले रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर गर्मी बहुत बढ़ सकती है। तो उसके लिए आपको पानी 1 से 2 लीटर नहीं, कम से कम 6 से 7 लीटर पानी लेना है, ताकि स्टेरॉइड की गर्मी ना बढ़े और आप अपनी इम्यूनिटी पे भी काम कर पाए। जी, तो बहुत अहम है ये पानी का, आपको अपना इंटेक बढ़ाना पड़ेगा अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ज्योति गाजियाबाद से ये सवाल पूछ रही हैं। मेरा नाम ज्योति है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोविड से रिकवर कर रहे लोगों को खाने पीने में क्या ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू। देखिए, जब आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो आपको अपने खाने का खासकर ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो देखा गया है कि कोविड पेशेंट खा नहीं पा रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा है, टेस्ट नहीं आ रही है, स्मेल नहीं आ रही है। अगर आपको हॉस्पिटल से बचना है तो खाना पड़ेगा। और आपकी जो डाइट होनी चाहिए उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट होने चाहिए। आपको कुछ गलती खाने में नहीं करनी है। आपको ब्रेड, दही, सफेद चावल या बासी खाना, ये चारों चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है। अदरवाइज ये आपकी छाती के अंदर बलगम बढ़ा सकता है। उसके अलावा आपको अपने लंच और अपने डिनर में आपको हो सके तो बाजरा और रागी की रोटी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि बाजरा और रागी जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन है। और आपको अपने प्रोटीन का ध्यान रखना है। बट एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपको निमोनिया पैच आया है तो आपको दूध और पनीर ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि उससे बलगम बढ़ सकती है। तो उसके अंदर आप किनवा ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, ताकि आपकी रिकवरी भी हो, प्रोटीन भी जाए और आपकी निमोनिया का खतरा भी ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने खाने पीने का आप सब ख्याल रखें। हम आपके साथ मौजूद हैं, आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगर आप काम पर जा रहे हैं, ऑफिस में बैठते हैं, एसी ऑन रहता है, तो डबल मास्क लगाएं, क्योंकि वही एक तरीका है जो आपको इस कोरोना वायरस से बचा सकता है।